वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो और सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो-सेवर्ट के नियम से जाना जाता है। तो इस नियमानुसार किसी चालक तार के किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश मान लीजिए एक्स वाई है, अल्पांश इसकी लंबाई क्या मान लें हम dl। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो भी अल्प होगा। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला पॉइंट है चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती। इसमें धारा I बह रही है, अर्थात dB समानुपाती I। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाएंगे, अल्प चुंबकीय क्षेत्र dB लिख देंगे, तो dB समानुपाती क्या हो गया I। दूसरा, अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती। अल्पांश की लंबाई क्या है dl है, इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा। अल्पांश छोटा सा माना तो सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र होगा, अर्थात dB समानुपाती dl। तीसरा पॉइंट है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, अर्थात dB समानुपाती साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, तो उसके अनुक्रमानुपाती, अर्थात dB समानुपाती क्या हो गया साइन थीटा। फोर्थ पॉइंट है अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात dB समानुपाती 1/r²। तो इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करेगा यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो। तो उपरोक्त चारों संबंधों को मिलाने पर, अभी हमने जो 4 संबंध लिखे थे उनको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, dB समानुपाती I dl साइन थीटा अपॉन r²। जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाते वहाँ एक नियतांक आता है, नियतांक क्या आ जाएगा यहाँ पर k। तो क्या हो जाएगा k I dl साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पर k एक नियतांक है जिसका मान उस चालक तार के चारों ओर के माध्यम तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। मान लीजिए चारों ओर क्या है, वायु या निर्वात है, और हम SI पद्धति में मापन कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए इस k का मान होता है μ0/4π, पूरी का मान है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर। तो इसमें हम ये μ0 क्या कहलाती है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। तो इस पूरे का हल हो गया ये, इसकी इकाई हो गई न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर। एक बार हम k का मान ये रख देते हैं यहाँ पर, तो dB बराबर क्या हो जाएगा μ0/4π और I dl साइन थीटा अपॉन r²। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक आएगा वेबर प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला। या एक बार हम ये वाला मान रख दें इसमें ले जाके k की जगह, तो क्या हो जाएगा dB बराबर 10⁻⁷ I dl साइन थीटा अपॉन r²। तो दूसरा सूत्र ये आ गया, वेबर प्रति वर्ग मीटर। अब हमको इस व्यंजक के आधार पर धारा के मात्रक को परिभाषित करना है। तो इस सूत्र में यदि हम क्या करें, dl का मान ले लें 1 मीटर, r का मान ले लें 1 मीटर, थीटा का मान ले लें 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, और dB चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी ले लें। ये सारे मान ले जाके हम रख देते हैं इस सूत्र में, तो I बराबर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या होगा कि एक कोई चालक है जिसकी लंबाई कितनी है dl बराबर 1 मीटर है, इससे लंबवत थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री, लंबवत 1 मीटर की दूरी पर यदि किसी धारा I से 10⁻⁷ वेबर प्रति वर्ग मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो वो धारा कहलाएगी 1 एम्पियर। अतः 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर लंबे चालक तार से लंबवत 1 मीटर की दूरी पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। अब वह धारा जिससे एकांक लंबाई के अल्पांश से लंबवत एकांक दूरी पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तो वह धारा कहलाएगी 1 एम्पियर। तो इस डेटा के आधार पर हम परिभाषा देंगे कि 1 एम्पियर वह धारा है जिसे 1 मीटर लंबे चालक तार में प्रवाहित कराने पर वायु निर्वात में लंबवत 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर
10⁻⁷ वेबर प्रति वर्ग मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। तो ये इस बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर धारा के मात्रक मतलब एम्पियर की परिभाषा हो जाती है।